चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियसली हमने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़े थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये हम अल्काइल हैलाइड के प्रीवियसली हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस। तो अल्काइल हैलाइड के मैंने बताया था कि हम दो रिएक्शंस जो हैं इन पे कंसंट्रेट करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनके साथ आप देख रहे हैं कि ये इधर एलिफैटिक का वर्ड लगा हुआ है। एलिफैटिक का वर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये अल्काइल ग्रुप की मौजूदगी में होते हैं। ये इसलिए यहाँ पे एलिफैटिक का वर्ड, क्योंकि एलिफैटिक कहते हैं अल्काइल ग्रुप को। तो चूंकि हम अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए एलिफैटिक का वर्ड साथ आएगा। अब हम बात करते हैं चंद टर्मिनोलॉजीज की जो आपने एफएससी में भी पढ़ी हुई है। इसमें तकरीबन चार टर्म्स हैं, चार लफ्ज हैं जो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। इनमें पहला जो वर्ड है, सबसे पहली बात तो ये है न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन ये आप स्क्रीन देख रहे हैं। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रेड कलर का हाईलाइटर आपको नजर आ रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आप यहाँ से याद करेंगे। ये ए रीजेंट विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है, लाइक हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन जो है, दैट टेंड टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जो कि ऐसे सेंटर पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि यहाँ जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो उस सेंटर को हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कह लें या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह लें। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जो चीज अटैक करती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर पाया जाता है, उसे हम न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं या न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसमें एक मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है OH नेगेटिव आयन। इसके अलावा मिसालें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, एफएससी में आपने पढ़ी है। NH2 नेगेटिव हो गया, NH3 हो गया, न्यूट्रल NH3 जो है उसके ऊपर भी लोन पेयर होता है। वाटर का मॉलिक्यूल H2O हो गया। इसके अलावा सारे हेलोजेंस जो हैं नेगेटिव आयन की शक्ल में जो होते हैं, फ्लोरो ग्रुप F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी टर्म क्या है? सबस्ट्रेट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथाइल क्लोराइड दैट इज अटैक्ड बाय द रीजेंट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर कोई दूसरा रिएजेंट अटैक करता है, जैसे उसने मिसाल दिया कि मिथाइल क्लोराइड यानी एल्काइलाइड का जो मॉलिक्यूल है, जिस पे कोई दूसरा रिएजेंट अटैक कर रहा होता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और दूसरे रीजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद उसमें से एक चीज लीव करके चली जाती है, उसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। एंड पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट दैट डिपार्ट्स अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, और सबस्ट्रेट का वो पार्ट जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर चला जाता है, उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं या न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। ये न्यूक्लियोफ्यूज का वर्ड आपने पहली दफा सुना होगा, ये एफएससी में नहीं था। तीन लफ्ज हो गए, और लिविंग ग्रुप का भी हो गया, सबस्ट्रेट का भी हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफाइल का भी हो गया। एक इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड भी मैंने दरमियान में बताया है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ये रिएक्शंस हम कौन से पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहता है द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसे रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल के एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट का मतलब है रिप्लेस कर रहा है, ए न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? SN से। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अल्काइल का मॉलिक्यूल है, और ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और ये जिसके ऊपर अटैक कर रहा है ये सबस्ट्रेट है। जिस सेंटर पे ये अटैक कर रहा है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये मैंने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर बनाया है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला ये जो मॉलिक्यूल है इसे सबस्ट्रेट कहते हैं, ये लिविंग ग्रुप है। और इसके अटैक के बाद ये जो बना है दिस इज प्रोडक्ट, और जो चीज लीव करके चली गई है इसे हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमने इस रिएक्शन में यूज करनी है। अब हम आगे चलते हैं कि ये रिएक्शन जो है कैसे होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं।
फिर उसने ये दोबारा एक और मिसाल से शो किया है कि न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल ये वाई के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के पॉजिटिव सेंटर पर, यानी आर पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपने चार्ज यहाँ पे लिखना है। और आर का फिर वाई के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा आर वाई, ए आर वाई नहीं समझ लेना, आर वाई, वाई मीन्स न्यूक्लियोफाइल। तो आर वाई बन गया, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल लग गया, और एक्स यहाँ से लीव होके एक्स के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि एक्स जब यहाँ से लीव करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ ले जाएगा। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर साथ चली जाती है उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। इस वजह से इस लीविंग ग्रुप के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका आपको नजर आ रहा है। अब नीचे 4 मिसालें, ये 4 मिसालें उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दी हैं। ये चारों मिसालें आप एक भी कर लें, 2 कर लें, मर्जी आपकी। वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है इस अल्काइल हाइड पर, आई लीव कर गया है और वाटर इसके साथ लग गया, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर यूज करे और इसकी हाइड्रोजन दोनों साथ हों तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, अपनी बुक सामने रख के लेक्चर आप सुन सकते हैं। ये वाली बुक जो है ये कुछ वर्ड्स इसमें आपको फेड नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो एडिशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑनलाइन, इसके वर्ड इतने क्लियर नहीं है। और ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में ओ एच नेगेटिव अटैक करे अगर CH3 पर, आई लीव कर जाएगा और ओ एच इस CH3 के साथ लग जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नीचे वाली मिसाल भी आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर अटैक करेगा CH3 पे और CH3 के साथ वाटर लग जाएगा, CH3OH2 पॉजिटिव। और ये देखिए साथ जो ग्रुप उतर है SCI3 ट्वाइस उतर है, SCI3 ट्वाइस या CI3 ट्वाइस S, इसे हम कहेंगे डाइमिथाइल सल्फाइड। नीचे वाले रिएक्शन में भी यही हो रहा है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। एक ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप वहां से रिप्लेस हो जाता है, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब आ जाती है बारी इसके मैकेनिज्म की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप एफएससी की बुक देखेंगे, क्यों 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है, होता ये है बाज औकात न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और ये काम एक ही स्टेप में हो जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 काम होने हैं ना। न्यूक्लियोफाइल का बांड, ये देखें, ये न्यूक्लियोफाइल का आर के साथ बांड बनना है और आर का एक्स के साथ लिविंग ग्रुप के साथ बांड टूटना है, 2 काम होने हैं। अगर ये दोनों काम अलग अलग स्टेप्स के अंदर हो तो इसे हम SN1 कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। उसकी वजह आगे चल के मैं बताता हूँ। और अगर ये दोनों काम एक ही स्टेप में हो जाएं, यानी कि जैसे ये जितनी मिसालें आपके सामने बनी हुई हैं, ये सारी मिसालें किसकी हैं, SN2 रिएक्शन की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसके साथ ही लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, और SN2 रिएक्शन की ये मिसालें हैं। लेकिन ये नीचे अब SN1 वो अलहदा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। SN1 रिएक्शन देता है टर्शरी अल्काइलाइड। इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप एफएससी की बुक देखें चैप्टर नंबर 10, तो उसमें ये ज्यादा क्लियर बना हुआ है। ये जो SN1 रिएक्शन देना होता है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं CI3 थ्राइस C, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यानी ये एक C सेंटर में है और इसके साथ इस तरह से देखें 3 CH3 तीनों साइडों पे लगे हुए हैं, तो इसे आप टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहेंगे। और साथ इसके यहाँ पे देखें क्लोराइड लगा हुआ है, ऐसे करके ये क्लोराइड लगा हुआ है। इधर आप 3 मिथाइल लगा दें, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्शरी अल्काइलाइड जो होता है वो SN1 रिएक्शन करता है, और जो प्राइमरी आगे आप देखेंगे जो प्राइमरी अल्काइलाइड होता है वो SN2 करता है, और जो सेकेंडरी है वो दोनों करता है, SN1 भी करता है SN2 भी करता है। ये बात आपने खास तौर पर याद रखनी है। तो इस रिएक्शन में आप देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटता है अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल ग्रुप और हेलो ग्रुप जो है ये अलग अलग होके ये अल्काइल के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, और ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप विच इज स्लो स्टेप। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है।
और फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल इस अपने लोन पेयर की मदद से इस कार्बोकेटाइन पे देखिए अटैक करेगा। तो दूसरे स्टेप में जो अटैक हो रहा है ये फास्ट स्टेप है, और OH2 जब अटैक करेगा तो OH2 पॉजिटिव इसके साथ लगेगा, फिर H पॉजिटिव उतर के फाइनली टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, CH3 थ्राइस COH बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये दो स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, आपने ये पढ़ा हुआ है, पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हो वो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। मॉलिक्यूलैरिटी आपने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर का टॉपिक आपने फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो बहरहाल मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, यानी कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि स्लोएस्ट स्टेप जो है, जो रेट टर्म स्टेप है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। किस चीज का मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है? वो है टर्शरी अल्काइल का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस वजह से इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये था SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बाकी इसके बारे में बहुत सी बातें बड़ी डिटेल से FSC में आपने पढ़ी है, मैं वो सारी बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बात मैंने बताई है कि ये टर्शियरी कार्बाइड देता है, उसकी रीजन क्योंकि टर्शियरी कार्बाइड आयोनाइज होकर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो टर्शरी कार्बाइड देता है, आयोनाइजेशन करके कार्बोकेटाइन बना देता है, और पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और SN1 रिएक्शन टर्शरी कार्बोकेटाइन देते हैं, SN1 को यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। दो बातें होगी। तीसरी बात, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर से होगा? तो ये FSC में अगर डायग्राम देखें, बड़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई है। न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो शेप होती है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये कार्बन है ना, इसके साथ तीन ग्रुप ऐसे लग जाते हैं, मिथाइल ग्रुप, जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है ऐसे, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल के लिए इस साइड से अटैक करना भी आसान है, इस साइड से अटैक करना भी आसान है। इसलिए हम कहते हैं SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के लिए बोथ साइड ऑफ कार्बोकेटाइन से अटैक करना पॉसिबल होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट, अब आ जाती हैं इसकी, आप काइनेटिक्स लिखते हैं इस रिएक्शन की, और काइनेटिक्स कैसे लिखते हैं? काइनेटिक्स ऐसे लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के, आगे जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक ही मॉलिक्यूल है टर्शरी अल्काइल का जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए आप लिखेंगे CH3 थ्राइस CCl, यानी टर्शरी अल्काइल का मॉलिक्यूल लिख दिया, साथ के लिख दिया है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। जो इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। और इसके बाद ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, वो मैंने पहले बता दिया कि रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। और इसके बाद आप इसका ऑर्डर क्या बताएंगे? जिस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब नीचे उसने इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, वो मैंने पहले बता दिया है कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करके चला गया है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ये, और ये जो चीज बनी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बोकेटाइन है। और फिर कार्बोकेटाइन की दोनों साइडों से, अगर कार्बोकेटाइन की इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कार्बोकेटाइन की इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट इधर पॉसिबल हैं, 50% ये वाला बन जाएगा, 50% ये वाला बन जाएगा। इसके लिए आप कहेंगे, ये वर्ड FSC पार्ट 2 की बुक्स में बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। इसके लिए आप इसकी जो तरतीब है एटम्स की वो इस जैसी है, रिएक्टेंट जैसी है। इसको आप कहेंगे 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन पहले वाली ही रही है जो कि रिएक्टेंट की है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इससे उल्ट होगी है। इसके लिए आप वर्ड लिख देंगे 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन की बात आपने लिखनी है।
ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, कितने पॉइंट्स SN1 SN2 में आपने लिखने हैं। सबसे पहली बात आपने लिखनी है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है। दूसरी बात, ये टर्शियल कॉलर क्यों दे रहे हैं। तीसरी बात, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस साइड से हो रहा है। चौथी बात, इस रिएक्शन में इन्वर्जन कितनी है, रिटेंशन कितनी है। 50% इन्वर्जन है, 50% रिटेंशन है। पांचवी बात, इस रिएक्शन की आपने काइनेटिक्स लिखनी है। और छठी बात, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स लिखने के बाद इस इक्वेशन के ऊपर ये देखें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट की पावर 1 है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये 6 बातें आपने इस रिएक्शन की डिटेल में जरूर लिखनी है। ये इसकी डिटेल थी SN1 की। अब आगे चलते हैं SN2 रिएक्शन। बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन SN2 रिएक्शन देता है प्राइमरी अल्काइलाइड। ये आप देख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी अल्काइलाइड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्काइलाइड की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपको ये फर्क पता होना चाहिए प्राइमरी अल्काइलाइड, सेकेंडरी अल्काइलाइड, टर्शियल अल्काइलाइड क्या है। दिस इज प्राइमरी अल्काइलाइड क्योंकि सेंट्रल कार्बन के साथ एक कार्बन लगी हो या एक भी ना लगी हो, दिस इज प्राइमरी अल्काइलाइड। अगर यहाँ पे एक CH3 लगा होता फिर भी ये प्राइमरी अल्काइलाइड ही होना था। तो ये प्राइमरी अल्काइलाइड है, ठीक है। अगर एक भी कार्बन ना हो फिर भी प्राइमरी अल्काइलाइड है। इस प्राइमरी अल्काइलाइड पर ये क्या चीज अटैक कर रही है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा। क्यों अटैक कर रहा है, आयनाइजेशन क्यों नहीं हुई जैसे SN1 में आयनाइजेशन हुई थी। बेसिकली SN1 में आपने देखा कि ये जो सबस्ट्रेट था इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप थे। अल्काइल ग्रुप जब ज्यादा लगे होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सेंट्रल कार्बन पे अटैक कर सके, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ज्यादा होने का मतलब है कि इस कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये वर्ड भी आपने लिखना है उसमें। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है टर्शियल अल्काइलाइड में, जबकि प्राइमरी अल्काइलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है, क्योंकि बैक साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी वक्त लीविंग ग्रुप लीव करेगा। दोनों काम एक ही स्टेप में होंगे। यहाँ पे शो भी किया गया है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, कार्बन का लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड देखें ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इस वजह से इसे हम कहते हैं बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ये सिंगल स्टेप है सारा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और इस स्टेप में दो मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी रेट डिटर्मिंग स्टेप में दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। और ये कार कौन रहा है, प्राइमरी अल्काइलाइड। वजह मैंने बता दी, टर्शियल अल्काइलाइड में आयनाइजेशन होना जरूरी थी, क्योंकि आयनाइजेशन ना होती न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना होता। इसमें आयनाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस ही नहीं है। जब स्टीरिक हिंड्रेंस ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल फिर आसानी से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव कर देगा ऐसे, और लिविंग ग्रुप लीव कर देगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दिस इज SN2 रिएक्शन। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, इसमें भी आप वही बातें लिखें। पहली बात, ये बाइमॉलिक्यूलर क्यों है। दूसरी बात, आप क्या बताएंगे, ये प्राइमरी अल्काइलाइड क्यों दे रहे हैं। तीसरी बात, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस साइड से हो रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है लिविंग ग्रुप की बैक साइड से। लिविंग ग्रुप की बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम दी अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, और लिविंग ग्रुप के पास भी इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एनकाउंटर नहीं करता, दोनों आमने सामने नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही रिपल्शन होगी ना, चोर चोरी करने आए तो चौकीदार वाली साइड से नहीं आएगा, दोनों के पास बंदूक होती है तो लड़ाई हो जाएगी आपस में, दोनों में से किसी की जान जाने का खतरा है। तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से अटैक करेगा ताकि रिपल्शन ना हो। अपोजिट साइड फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, देखें इसने इधर से अटैक किया है, इधर से ये लीव कर गए, इस तरह से ये अटैक कर रहा है, ये लीव कर रहा है, और इस तरह
न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड देखें इस कार्बन से बन गया जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं, और लीविंग ग्रुप लीव कर गए। इस वजह से आप कहेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस साइड से, फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। और फिर आप क्या लिखेंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, 100% मॉलिक्यूल्स के लिए न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो 100% यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और फिर आप एक और बात भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें कार्बन की अलग जो हिब्रिडाइजेशन है वो क्या है। कार्बन के 4 बॉन्ड हो तो इसमें सबस्ट्रेट के अंदर कार्बन की हिब्रिडाइजेशन sp3, ये बात आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये लिखी हुई है sp2 sp3, ये सारी डिटेल बताई हुई है उसने, ये वाली लाइन। तो रिएक्टेंट में sp3 है, प्रोडक्ट के इसमें ये जो चीज है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कुछ बॉन्ड बन रहे हो कुछ टूट रहे हो, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के देखिए 3 बॉन्ड है। जब कार्बन के 3 बॉन्ड है तो कार्बन के जब 3 सिंगल बॉन्ड हो तो इसकी हिब्रिडाइजेशन होती है sp2, और यहाँ पे आके फिर दोबारा कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड हैं, फिर sp3 हो गई है। ये बात आप SN1 में भी लिखेंगे। उसमें पहले अल्काइलाइड की जब आयनाइजेशन हुई, कार्बोकेटाइन बना, तो पहले sp3 थी, फिर sp2 होगी, और फिर प्रोडक्ट में sp3 होगी। इसमें भी यही है, रिएक्टेंट की सबस्ट्रेट की sp3, ट्रांजिशन स्टेट की sp2, और फिर प्रोडक्ट की sp3। ये बात आप लिख देंगे, कन्फिग्रेशन लिख देंगे, वो मैंने बता दिया 100% इन्वर्जन। हिब्रिडाइजेशन लिख देंगे sp3 फिर sp2 फिर sp3। फिर आप इसमें बताएंगे इस रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है। तो काइनेटिक्स मीन रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे के, रेट इज इक्वल टू के के आगे आपने क्या लिखना है, ये इधर K2 लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्क उसने रखा है कि पहले रिएक्शन में K1 लिखा था, इधर K2 लिख दिया। इधर दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, एक तो न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक ये सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज सबस्ट्रेट यानी प्राइमरी अल्काइलाइड, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। ये इसकी काइनेटिक्स हो जाएगी। और इसमें काइनेटिक्स में हम ये जो इक्वेशन लिखते हैं, ये कंसंट्रेशन जो कैपिटल ब्रैकेट में लिखी है, इनके ऊपर हम इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद लिखते हैं, ये पावर 1 लिख दी है ना, तो इस तरह इक्वेशन मुकम्मल होती है ये। अब आखिरी बात, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर होगा 2, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिखे हुए हैं दोनों को सम कर दें, 1 + 1 क्या बन जाता है, 2। तो कंसंट्रेशन की पावर्स को जमा करें तो जो आंसर आता है वो इसका ऑर्डर होता है। दैट्स व्हाई SN2 इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 को बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं ये नीचे वाला पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ। कहता है हाउ न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड इन लार्ज एक्सेस, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ी मिकदार में यूज किया जा रहा है, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की बहुत ज्यादा है। लार्ज एक्सेस, ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, इन लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर है, यानी वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर इज न्यूक्लियोफाइल। तो जब एक चीज लार्ज एक्सेस में हो दूसरी लिमिटेड में हो, तो जो चीज लार्ज एक्सेस में होती है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से जब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये सिर्फ इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर आप वाटर बहुत बड़ी मिकदार में यूज करें तो इसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर नहीं रहेगा, सिर्फ उस सूरत में जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, लार्ज एक्सेस में हो, तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में भी आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन देखेंगे, तो यही डेफिनेशन है कि एक चीज एक्सेस में ले ली गई है। ये SN1 और SN2 की डिटेल थी। रिएक्शंस यही याद करें और ये सारी डिटेल पढ़े, फिर जो क्यूरीज हो जो रिएक्शंस हो वो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो FSC से एक्स्ट्रा चीज नॉलेज है ना, वो ये है रिएक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप देखेंगे,
इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे। 4 इफेक्ट्स हैं। इन चारों के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, आप इसको रीड कर लेंगे कि सबस्ट्रेट कैसा हो तो वो कौन सा रिएक्शन देता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। यानी सबस्ट्रेट अगर टर्शरी अल्काइल हाइड हो तो SN1 देता है, अगर प्राइमरी अल्काइल हाइड हो तो वो SN2 देता है, और अगर सेकेंडरी हो तो वो दोनों देता है। इसके रीजन मैं बता चुका हूँ। इसकी रीजन में मैंने बताया स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शियल कालाइड में ज्यादा होती है तो वो पहले आयोनाइजेशन कर देता है, आयोनाइजेशन करता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। रिएक्शन 2 स्टेप में होने की वजह से ये SN1 बन जाता है। तो टर्शरी SN1 देता है, प्राइमरी SN2 देता है। तो सबस्ट्रेट कंट्रोल करते हैं कि SN1 होना है या SN2 होना है, या दोनों होने हैं। सेकेंडरी दोनों देता है। ये सबस्ट्रेट की डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें कि जो चीज अटैक कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रही है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। ये पहले न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, तो ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा हो तो वो पहले ही स्टेप में अटैक कर लेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो तो SN2 रिएक्शन होगा, और अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल हो तो SN1 रिएक्शन होगा। क्योंकि पुअर न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि वो सेंट्रल कार्बन पर अप्रोच नहीं कर सकेगा। जब वो सेंट्रल कार्बन पे अप्रोच नहीं कर सकेगा तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो फिर उसके लिए उसकी अप्रोच को पॉसिबल बनाने के लिए आयोनाइजेशन करनी पड़ेगी, तो फिर SN1 हो जाएगा। गुड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, अभी मैं आपको गुड और बैड न्यूक्लियोफाइल का फर्क बताऊंगा। जो गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN2 देते हैं, और जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN1 देते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को पॉसिबल बनाने के लिए आयोनाइजेशन करनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन किसमें होती है? SN1। अब ये डिटेल आप देखें। कहते हैं एनी स्पीशी वेदर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज दैट हैज बीन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फंक्शनल एज न्यूक्लियोफाइल। ये पहले हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्वड इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर SN1। SN1 में न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में अटैक करता है ना। इट इज ओनली सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। द न्यूक्लियोफाइल कम इनटू द पिक्चर, यानी कि रिएक्शन में वो आता है। एंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन टू फॉर्म दी, और वो इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। कार्बोकेटाइन को वर्ड इंटरमीडिएट बोलेंगे। और SN2 में जो सेंट्रल मैंने पोजीशन आपको बताई थी जिसमें कुछ बांड बन रहे थे, कुछ बांड टूट रहे थे, उसको ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट बहुत थोड़ी देर के लिए बनती है, और जो इंटरमीडिएट होता है वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए बनता है। इंटरमीडिएट को आप रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। अच्छा जी। तो इस वजह से rate of SN1 reaction is therefore not influenced by nucleophile। SN1 रिएक्शन की जो स्पीड होती है उस पे न्यूक्लियोफाइल असरअंदाज ही नहीं होता, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हिस्सा ही नहीं ले रहा। न्यूक्लियोफाइल का रोल ही उसमें नहीं है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। तो आगे मिसाल देता है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विच फॉलो द SN1। टर्शरी ग्रुप आ गया तो ये SN1 रिएक्शन के जरिए होता है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इस पे वाटर का अटैक करवा रहे हैं। इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम। इस पे कोई असर नहीं होता कि आप न्यूक्लियोफाइल वाटर से OH नेगेटिव कर दें। बेसिकली OH नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। उसकी वजह आप देख रहे हैं कि वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तो इसकी स्टीयरिंग यूनिट ज्यादा होगी। OH में ऑक्सीजन जिसने अटैक करना है उसके साथ एक ही हाइड्रोजन है, इसकी जो रुकावट है स्टीयरिंग यूनिट कम होगी, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना उससे, वाटर से। तो H2 को OH से रिप्लेस करने से SN1 को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑन दी अदर हैंड SN2 रिएक्शन में पहले ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है। पहले ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, लिविंग ग्रुप ने लीव करना है। रिक्वायर न्यूक्लियोफाइल टू पुश द लिविंग ग्रुप इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, द ओनली स्टेप। एक ही स्टेप उसका होता है, वही रेट डिटरमिन होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन देयरफॉर ग्रेजुअली डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की पावर पे, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड
मिथाइल ब्रोमाइड की आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, उसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, दैट प्रोसीड बाय SN2, ये SN2 की मदद से होता है, by more than 5,000 times when nucleophile is changed from H2 to OH negative. OH negative मैंने बताया ना, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर को रिप्लेस करके OH नेगेटिव यूज करें तो SN2 रिएक्शन में रिएक्शन 5,000 गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगा वाटर की बजाय जब OH नेगेटिव यूज कर लेंगे तो ये समरी थी इस पूरे कॉन्सेप्ट की कि न्यूक्लियोफाइल का SN1 में कोई रोल नहीं है, आप न्यूक्लियोफाइल अच्छा कर लें बेहतर कर लें SN1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आप अच्छा कर लें तो SN2 रिएक्शन का रेट SN2 रिएक्शन का रेट जो है वो मुतासर होगा, कितना बहुत ज्यादा मुतासर होगा ये आपके सामने है कि रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटली डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल पे। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड प्रोसीड बाय SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस बाय मोर देन 5,000 टाइम्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 5,000 गुना रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट है, SN1 SN2 न्यूक्लियोफाइल की वजह से कैसे मुतासर होते हैं। आगे लिविंग ग्रुप आ जाते हैं, तो अब लिविंग ग्रुप देखते हैं SN1 SN2 में लिविंग ग्रुप की इंपॉर्टेंस किस में ज्यादा है। कहते हैं इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, जो कि SN1 SN2 में अल्काइल हैलाइड यूज होते हैं, अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट इन विच अल्काइल हैलाइड एक्ट एज द लिविंग ग्रुप, और जिसमें हैलाइड ग्रुप लिविंग ग्रुप होता है हैलोजन। हाउएवर अदर ग्रुप कैन आल्सो बी यूज एज लिविंग ग्रुप, जबकि दूसरी चीजें भी हम लिविंग ग्रुप के तौर पर यूज कर सकते हैं। if these are conjugate bases of strong acids, मसलन अगर लिविंग ग्रुप क्या है, if living groups conjugate bases of strong acids, strong acid है ना, मसलन H2SO4 है, H2SO4 का conjugate base क्या है, HSO4 नेगेटिव, जिसे बाइसल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव कहते हैं। HSO4 भी लिविंग ग्रुप के तौर पर यूज हो सकता है, विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, जब किसी एसिड में H निकल जाती है बाकी उसका जो पार्ट बचता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इट इज गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप अच्छा पता कौन सा होता है, जो सबस्ट्रेट को छोड़कर जाने के बाद स्टेबल हो, उसको सबस्ट्रेट की जरूरत ही ना हो, वापस आने की उसे जरूरत ही ना हो। तो स्टेबल कौन होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप को छोड़ के जाएगा उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से ग्रिप करके रखे ताकि उसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के किसी पे अटैक ना करें, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रिप करके रखेगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। The ability of the group to act as living group inverse of its basicity, ये इसकी बेसिसिटी के उल्ट होती है, लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करना। बेसिसिटी कहती है कि एक नेगेटिव चीज अलहदा हुई है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी चीज पे अटैक करे और वहां से हाइड्रोजन निकाल ले, इसको कहते हैं बेसिसिटी। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को अटैक करवा के हाइड्रोजन निकाल ले वो बेस है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को अलहदा करने के बाद स्टेबल हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉन को किसी पे अटैक ना करवाए, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये फर्क है। अब देखते हैं किस तरह ये रिएक्शन पे असर अंदाज होता है। We have already seen in both reaction SN1 SN2 reaction, living group come up along with its bonding electron। living group कैसे आता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है साथ। So group that can better accommodate the electron pair for negative charge a better living group। मैंने शुरू में ये बात बता दी है, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, जो उतरने के बाद अपने लोन पेयर को अपने ऊपर महफूज रख सके, अपने लोन पेयर को किसी पे अटैक ना करने दे। फॉर एग्जाम्पल PHO नेगेटिव, ये PHO नेगेटिव पीएच फिनाइल ग्रुप होता है, तो PHO नेगेटिव फिनाइल के ऊपर ऑक्सीजन लगाएं, ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएं, जैसे फिनोल की हाइड्रोजन उतारें तो फिनोलेट आयन बनते हैं ना, ये वो बात कर रहे हैं। फिनोलेट आयन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन RO नेगेटिव, RO नेगेटिव के मुकाबले में PHO नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल के पढ़े हुए हैं। PHO नेगेटिव यानी बेंजीन के ऊपर O फिर नेगेटिव चार्ज उस पर लगाएं तो वो नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज हो जाएगा, इसका नाम फिनक्साइड आयन है। फिनक्साइड आयन कैन डिलोकलाइज अवर द रिंग,
जो नेगेटिव चार्ज है फिनक साइड का डीलोकलाइज हो जाएगा रिंग के ऊपर। सो दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन अल्कक्साइड। अल्कक्साइड इसको कह रहे हैं आर ओ नेगेटिव को। अल्कक्साइड में ये बात नहीं है, फिनक साइड में है। तो फिनक साइड अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल रख सकते हैं। सो फिनक साइड इज बेटर लिविंग ग्रुप एंड अल्कक्साइड इज पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक हो गया। आगे, हाउएवर पुअर लिविंग ग्रुप लाइक आर ओ नेगेटिव या ओ एच नेगेटिव मे बी कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप। इनको हम गुड लिविंग ग्रुप बना सकते हैं, जैसे H2O बेटर लिविंग ग्रुप है OH नेगेटिव के मुकाबले में, क्योंकि OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के कहीं भी डिलोकलाइज नहीं हो रहे। अगर आप दो हाइड्रोजन लगा देंगे, दो बॉन्ड बन जाएंगे ना, तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर लेंगे और फिर वो उसकी किसी पे अटैक करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से कहते हैं कि OH नेगेटिव better living group than OH negative because H2O is a weaker base। H2O जो होता है वो वीक बेस होता है OH नेगेटिव के मुकाबले। OH नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है ना। बेस किसे कहते हैं? जिसके इलेक्ट्रॉन किसी पे अटैक कर दें। तो हमने इसको वीकर बेस बनाना है। वीकर बेस कौन है? वाटर। उसकी वजह मैंने बता दी है कि वाटर के इलेक्ट्रॉन्स तकसीम हो जाते हैं और इसलिए वो किसी पे अटैक नहीं करते। तो अब अंडर दी acidic condition necessary to produce the living group nucleophile would act converted to the, जिस लाइन की जरूरत है मैं बस वो आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा। SN1 reaction do require powerful nucleophile। SN1 reactions में powerful nucleophile की जरूरत होती है। SN1 रिएक्शन में अच्छे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड पहले टूट चुका है ना, न्यूक्लियोफाइल का कोई मसला ही नहीं है। बट डू रिक्वायर बेटर लिविंग ग्रुप, लेकिन लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो टर्शरी अल्काइल का बॉन्ड टूटेगा ना, और लिविंग ग्रुप उसको लीव करके लैदा हो जाएगा। इस वजह से SN1 में लिविंग ग्रुप गुड होना चाहिए। Most of them takes place under the acidic condition or neutral conditions. On the other hand, SN2 reaction which do require powerful nucleophiles mostly takes place under the basic or acidic conditions। यानी न्यूक्लियो लीविंग ग्रुप का लीव होना दोनों रिएक्शन में असरअंदाज होता है। लीविंग ग्रुप का लीव होना, क्योंकि लीविंग ग्रुप ने उतरना है SN1 में भी SN2 में भी, तो इसलिए लिविंग ग्रुप का रोल दोनों में होता है। बाकी ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वो आपने समझ लिया। अब इसके बाद, अच्छा ये मैंने कंक्लूड क्या की है बात, लिविंग ग्रुप का इफेक्ट क्या है? लिविंग ग्रुप का इफेक्ट दोनों में होता है, SN1 में भी SN2 में भी। दोनों में लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए ताकि रिएक्शन फास्टली हो, रिएक्शन का रेट ज्यादा हो। आगे आ जाती है सॉल्वेंट का इफेक्ट है। ये बहुत आसान है। बेसिकली सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। पोलर सॉल्वेंट आपको किस में चाहिए? SN1 रिएक्शन में। पोलर सॉल्वेंट वो होता है, इसके लिए इधर वर्ड लिखा हुआ है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन आपने फिजिकल में पढ़ा नहीं था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ऐसे समझ लें, जिस सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा हो हम कहते हैं इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो जो ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा वो SN1 में चाहिए, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के अंदर सबस्ट्रेट आयोनाइज हो जाता है, और सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट कौन करेगा? पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट SN1 को सपोर्ट करेगा, SN1 को फेवर करेगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 को फेवर करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में आयोनाइजेशन नहीं होती। आयोनाइजेशन हमेशा पोलर सॉल्वेंट में होती है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो चूंकि आयोनाइजेशन नहीं चाहिए किस में? SN2 में। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 होगी और पोलर सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन होगा। दैट्स ऑल। सॉल्वेंट का इफेक्ट मैंने कंक्लूड किया, बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर होगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये इधर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये आप पढ़ के परेशान ना हो। ये प्रोटिक सॉल्वेंट और ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होती हैं? ऐसे सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन मौजूद हो उन्हें प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। ये वाटर है, ये फार्मिक एसिड है, ये मेथनॉल है, ये एथनॉल है, ये एसिटिक एसिड है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स जिनमें वाटर नहीं होता
ये है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये मिथाइल साइनाइड है। ये दूसरा डाइमिथाइल फार्मामाइड है, डाइमिथाइल फार्मामाइड इसका नाम है, डाइमिथाइल फार्मामाइड। ये आपको एसीटोन नजर आ रहा है, और ये है डाइथाइल ईथर। ये सॉल्वेंट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, या प्रोटॉन नजर कुछ में आपको आ रहा है लेकिन वो प्रोटॉन सोल्यूशन में देते नहीं है, प्रोटॉन एच पॉजिटिव की शक्ल में वो देते नहीं है, इनको ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो ये परेशानी होना है, इधर भी एस आर ने कह दिया कि ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, इनमें प्रोटॉन नहीं है। सोल्यूशन में जो एच पॉजिटिव क्रिएट नहीं करते वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ये सॉल्वेंट्स उसने बताए हैं दो तरह के होते हैं, प्रोटिक और एप्रोटिक। और इनमें ज्यादा पोलर जो है ना, ये वैसे प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा पोलर होते हैं ये वाले। और पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं ये मैंने बता दिया आपको, डाइम और नॉन पोलर किसे करते हैं। बाकी डिटेल पढ़िएगा, कुछ और चीजें भी इसमें जरूर लिखी होंगी। तो ये SN1 SN2 हमने कंप्लीट किया, और हमने FSC लेवल पे रह के नहीं कंप्लीट किया, बल्कि हमने BSc लेवल की बातें की हैं, क्योंकि FSC में ये इफेक्ट्स नहीं है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट नहीं है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप नहीं है, इफेक्ट ऑफ लास्ट में हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। दैट्स ऑल। तो इसके साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। SN1 SN2 रिएक्शन नेक्स्ट इंशाल्लाह E1 E2 रिएक्शंस का लेक्चर होगा, और फिर हम ग्रिगनार्ड का एक ही लेक्चर करेंगे। हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह।